आप सभी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट वीडियो टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो लाए हैं, जो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का। आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। तो पिछला टॉपिक में हम लोगों ने 1848 की क्रांति को देखा था, और 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी क्या होती है, एकीकरण की प्रक्रिया यानी राष्ट्रवाद वहां भी बहुत बड़ा रूप धारण करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इटली का एकीकरण जानेंगे। इटली का एकीकरण, इसके बारे में पहली सबसे बड़ी बात है कि 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख आंदोलन है। यह पूछ दिया जाएगा इटली का एकीकरण किस रूप में जाना जाता है, तो 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हम देखें कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जब इटली के क्षेत्रों को जीता था अपने समय में, तो उसने क्या किया था कि उस समय 300 खंडों में बटे हुए इटली को 3 भागों में बांट दिया था, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट। और 3 भागों में बांटने के बाद जब पुनः नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, तो इस पर वियना कांग्रेस के बाद इटली का क्या हो जाता है, 2 भाग में, यानी कि उसके पूरे क्षेत्रों पर 2 तरीका से कंट्रोल स्थापित हो जाता है। एक ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व और दूसरा फ्रांसीसी प्रभुत्व। आधे क्षेत्र पर फ्रांस कब्जा कर लेता है और लगभग आधे क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद चूंकि इटली के एकीकरण का जो आधारशिला कोई नींव रखा था, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ही रखा था, क्योंकि उसी ने सबसे पहले इसको एक किया था। अब जब वो लोग एक थे तो उनमें एकता की भावना पहले ही से आ गई थी, लेकिन अब उस एकता को एक राष्ट्रीय रूप देने की सिर्फ काम था। जो काम किसने किया, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने किया। इन्होंने ही सबसे पहले यह ठाना कि सार्डिनिया और पिडमाउंट के नेतृत्व में क्या होगा, इटली के एकीकरण का काम पूरा होगा। और इटली के एकीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी योगदान रहा है, जैसे काउंट काबूर, जोसेफ मेजीनी और गैरिबाल्डी। तो अब हम देखेंगे काउंट काबूर कौन थे, जोसेफ मेजीनी कौन थे और गैरिबाल्डी कौन थे। इन्होंने कौन कौन सी नीतियां लागू की और कैसे इटली का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए अब जानते हैं मेजीनी के बारे में। मेजीनी, इटली के एकीकरण में मेजीनी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, पहले जान लेते हैं मेजीनी है कौन। मेजीनी का पूरा नाम जोसेफ मेजीनी था। ठीक है, कभी कभी इसका नाम जोसेफ मेजीनी दे देगा तो हम लोग चकराइएगा नहीं, क्योंकि किताब में हमेशा मेजीनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजीनी। जोसेफ मेजीनी एक साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, जो सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जोसेफ मेजीनी क्या चाहते थे, इटली के एकीकरण के पक्षधर थे, जो सशस्त्र यानी कि शस्त्र भी उठा सकते थे क्रांति के लिए, ताकि इटली एक हो जाए। और इसके अलावा वो पेशे से साहित्यकार और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, वह प्रारंभ में कार्बोनारी नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, और यह कार्बोनारी अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस समय बहुत फेमस था। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व होने के कारण ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इस कार्बोनारी संगठन को क्या कर दिया, दबा दिया। लेकिन फिर इसके बाद मेजीनी फिर आते हैं और इटली के एकीकरण के लिए 2 संस्था बनाते हैं। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार मेजीनी ने इटली के एकीकरण की बौद्धिक पृष्ठभूमि निर्मित की। तो इससे स्पष्ट होता है कि इटली के एकीकरण में जो मेन लीड रोल शुरुआत में किसी ने अदा किया, तो वो कौन किया, जोसेफ मेजीनी ने किया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गैरिबाल्डी के और काउंट काबूर के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। ठीक है, तो गैरिबाल्डी का पूरा नाम जोसेफ मेरी गैरिबाल्डी है। ठीक है, और पेशा से यह नाविक यानी कि पानी वाले जहाज चलाते थे। ठीक है, पानी यानी कि समुद्र में जो जहाज चलता है। और इनका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 10,000 नवयुवकों की एक सेना बनाई, जिसका नाम लाल कुर्ती सैन्य संगठन रखा। ठीक है, और जिसकी सहायता से 2 इतालवी भाषी राज्यों नेपल्स और सिसिली को जीतकर उस समय अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। ठीक है, अब उस समय के हिसाब से गैरिबाल्डी जितना हिम्मतवर आदमी कोई नहीं था। तो ऐसा करके ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे महाशक्तियों के सामने अकेले मर्द के जैसा
खड़ा होके ऐसे एकीकरण करने का क्षमता पैदा करना, ठीक है, और अपना परिचय इस तरह देना, उस समय कोई नहीं था गैरिबाल्डी के बराबरी में। इसीलिए गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार, एकीकरण की तलवार कहा जाता है। पूछ देगा कि किस व्यक्ति को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है, तो उसका नाम क्या है? जोसेफ मेरी गैरिबाल्डी या गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक लौता आदमी है जिसका राष्ट्रीय आंदोलन के समय में भारत के एक नेता थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी। जीवनी समझते हैं कि आत्मकथा, कि गैरिबाल्डी के पूरे जीवन में कौन कौन से घटनाएं घटी उसके बारे में कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। और गैरिबाल्डी के इस कार्य को देखते हुए और भी लोगों में हिम्मत जगा और इटली के एकीकरण में वो लोग आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और आदमी है जिसका नाम है काउंट काबूर, जिसका पूरा नाम है काउंट कैमिलो डी काबूर, ठीक है, काउंट कैमिलो डी काबूर, ठीक है। काउंट काबूर को कहा जाता है इटली के एकीकरण का मस्तिष्क या फिर इटली का मस्तिष्क उस समय के हिसाब से, क्योंकि ये दिमाग का बहुत तेज आदमी था। इसके जैसा बाई चांस से कौन आदमी था राजनेताओं में, तो इसको पहले ही बोल दिया जाता है ये कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या हो गया कि दिमाग से बहुत तेज, दोनों आदमी को अपने विरोधियों को लड़वा देगा और खुद आराम से मजा लूटेगा, पूरा लाभ खुद कमाएगा और दूसरों को हानि देगा, ठीक है। उतना तेज दिमाग का था कौन? काउंट काबूर। अब देखिए किया क्या था, तो काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ है, सैन्य रणनीति, इसके साथ कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ क्या है? सैन्य रणनीति, लड़ाई कैसे करना है उस सिस्टम को भी बैठाता है कौन? काउंट काबूर, ठीक है। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिस्ट भी है। अब राज्य में कौन कौन से नियम योजनाएं लागू करेंगे जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि राज्य की प्रगति विकास होगा, ये भी जानता है कौन? काउंट काबूर। अब इतना काबिल आदमी है तो जरूर कुछ करेगा। क्या किया? तो फ्रांस के साथ गठबंधन कर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। फ्रांस के साथ गठबंधन किया तो किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को। और हम सभी जानते हैं इटली के क्षेत्रों पर दो देशों का कब्जा था, एक फ्रांस का और एक ऑस्ट्रिया का। अब ऑस्ट्रिया इधर हार गया तो उत्तरी इटली को क्या किया गया? एकीकृत कर लिया गया। फ्रांस की सहायता से किसको हराया इसने? ऑस्ट्रिया को। और उसके बदले फ्रांस को लालच दे दिया था कि हम आपको कुछ क्षेत्र दे देंगे, आपको खाली शांत रहना है। और ऑस्ट्रिया जैसे ही पराजित हुआ तो उत्तरी इटली का एकीकरण किसने कर दिया? काउंट काबूर ने। अब बच गया कौन? दक्षिणी इटली, ठीक है। 1862 में काउंट काबूर यानी इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये ऐसा रोड मैप, ऐसा सिस्टम बना के गया था कि इटली का एकीकरण हो ही जाएगा, ठीक है। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई, उससे पहले ही मेजीनी तो जिंदा था भाई अभी। 1861 में मेजीनी के विचारों से इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग इटली के एकीकरण का अंतिम चरण में है। अब काउंट काबूर तो मर गया, लेकिन उसके रास्ते अभी वैसे ही, जो उसने संधि जो रास्ता तैयार किया था उस रास्ते पर सिर्फ कुछ दिन और चलना है इटली को, कुछ वर्ष। तो उससे पहले ही अब आग में घी डाल दिया कौन? मेजीनी। कह दिया कि आज से 1861 से इटली एक देश बन चुका है, अब आप इसमें कोई भी दखल अंदाजी करेगा तो उस पर उसको युद्ध झेलना पड़ेगा, उसको इटली से लड़ना पड़ेगा। और इस बात का पूरा समर्थन सार्डिनिया पीडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किया, जिनके नेतृत्व में ये सारा गतिविधि चल रहा था। तो 1861 के रूप में एक देश का दर्जा दे दिया गया वहां पर। 1870 में रोम का विलय के साथ ही ऑस्ट्रिया फ्रांस का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। 1870 में रोम का विलय जब हुआ तो हम सभी जानते हैं अभी जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ना है, और जर्मनी उधर पीटेगा फ्रांस को, तो आधा एरिया, आधा इटली के आधा एरिया पर ऑस्ट्रिया था और आधा एरिया पर फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया तो पीटा गया था इधर, तो इधर का तो एकीकरण हो ही गया था, और इधर फ्रांस पीटा गया जर्मनी से, तो इधर वाला एरिया भी अब हो ही गया।
तो 1870 में रोम को जैसे ही मिला लिया गया, कहा इटली में, तो लगभग पूरा काम खत्म हो गया इटली के एकीकरण का, और 1871 तक पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण का काम समाप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पर पूछता है एक पोप सब के बारे में। पोप जैसे हमारे यहाँ पंडित, वैसे ही इटली में कौन था सब? पोप। ये सबको अलगे चस्का था कि हम लोग का अलग देश रहेगा, हम लोग इटली में नहीं रहेंगे। तो इटली के राजा विक्टर इमैनुअल ने कहा कि जो नहीं रहना है तो मत रहो। तो पोप के लिए जो जो राजमहल था पोप, और उसके एरिया में जितना बाउंड्री आता था, उस बाउंड्री को वेटिकन सिटी नाम दिया गया, और वैसे भी उसका नाम वेटिकन सिटी था। और जो पोप थे, धर्मगुरु थे, वो नहीं चाहते थे इटली में, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम रोम के हिस्से में ही रहेंगे, अपना भले अलग अस्तित्व बना लेंगे। तो उन पोप को इटली लाना तो चाहता था, लेकिन ये गए नहीं, इसलिए वेटिकन सिटी नामक एक नया देश बन गया। और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है आज के समय में। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।